हैदराबाद मीडिया के साथियों, आप सबको बहुत बहुत हमारा सलाम और नमस्कार। और मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि आज हालांकि इतवार है, ज़्यादातर लोग बिजी हैं अपने अपने पर्सनल कामों में, लेकिन इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए। जैसा अभी बाकरी साहब ने कहा, जो बीजेपी के जो माइनॉरिटीज़ विंग है उसमें काफ़ी एक्टिव है और बराबर लखनऊ आते जाते रहते हैं, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। और हमने इनको ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के तेलंगाना के कन्वीनर की हैसियत से भी जिम्मेदारी दी है, उसमें भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि प्रेस के लोगों से भी हमारी मुलाकात होना चाहिए। और आप प्रेस जो है वो हमारे जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चौथा जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि लेजिस्लेचर और उसके बाद आप जुडिशरी और जो प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक अंग है। बगैर एक फ्री प्रेस के, एक आज़ाद प्रेस के, एक गैर जानिबदार प्रेस के कोई भी प्रजातंत्र जो है, कोई भी डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती और ना आगे बढ़ सकती है। खाली डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है, बल्कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको हिम्मत के साथ और इंसाफ के साथ अगर कोई वेग उठाता है तो वो प्रेस है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रेस की है, आप पर है। आप लोगों से मिलने का मौका दिया, मुझे बेहद खुशी है। इस वक्त बहुत से एक सवाल जो है वो खासकर अक़लियतों से पूछे जाते हैं और अक़लियतों के बारे में कहा जाता है। और जब हम अक़लियत कहते हैं तो उसमें ख़ास तरीके से मुसलमानों की बात आती है कि आखिर मुसलमान बीजेपी के साथ क्यों आए, क्या वजह है, क्यों बीजेपी के साथ मुसलमानों का आना ज़रूरी है। प्रजातंत्र में किसी के साथ किसी का आना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक वक्त की एक ज़रूरत ऐसी होती है कि जिसमें जब समस्याओं का समाधान करना होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में भी मुसलमान जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को मुसलमानों के वोट की ज़रूरत की वजह से उनसे ये कहा जाता था अक्सर कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी या जनसंघ था उस वक्त, ये कि उतने % लोग पिछड़े हुए हैं। तो बीजेपी जो है कमिटेड है सबका साथ और सबका विकास करने के लिए। यही बात हमारे वजीर आजम ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो हमारी दरख्वास्त है ख़ास करके मुसलमान नौजवानों से और लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कीम्स। एक बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासकर उसमें मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो पड़ा रहता है और लोगों को इत्तला भी नहीं होती। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि हम खुद, हमारे जो मुसलमान भाई है, हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं, वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। और दूसरी वजह यह है कि जो अफसर जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन स्कीम्स की इत्तला वो जनता तक करे, आम आदमी तक करे, वो अफसर उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो तासुब से काम लेते हैं और वो स्कीम्स को जो है वो आम माइनॉरिटी को और ख़ास करके मुसलमानों तक के या तो पहुँचने नहीं देते हैं या पहुँचाते नहीं। तो ये दोनों की गलती है। गलती हमारी कम्युनिटी की भी है और गलती उस ब्यूरोक्रेसी की भी है जिसके अंदर ये स्कीम्स वहाँ है। जब तक कि हम अपने जो रूलिंग पार्टी है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो बीजेपी ये कह रही कि आप हमारे साथ आइए। एक ज़माना था जब कांग्रेस जब शुरू हुई है तो बंगाल के अंदर कोई भी एक ही आध लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर मुसलमान आए थे कांग्रेस में। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं वो, और उन्होंने एक आह्वान किया तो मुसलमान बीजेपी कांग्रेस में आना शुरू हुए। आज मुसलमानों की है ये फ़र्ज़ बनता है, हम समझते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो आए और अपना जो फ़र्ज़ है, अपना जो है काम वो करें।
एक बात और मैं बात साफ करना चाहता हूं कि मुसलमानों को जो वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वो वोट बैंक की तरह से अपने को इस्तेमाल करवाना छोड़ दे। वोट बैंक मुसलमान का अगर आप इस्तेमाल करते हो उसको वोट बैंक की तरह, इसका मतलब ये कि आपकी नीयत साफ है। हम बीजेपी में आपको बताना चाहते हैं कि हम वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप किसी भी पार्टी में रहना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे बीजेपी में तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और पूरा प्रयास होगा कि जो मेन लाइन है, मेन स्ट्रीम है, उसके अंदर हम आपको लेके चले। कि जो हमारे वजीर आज़म हैं, मैं कांग्रेस में 50 साल रहा हूँ। 50 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं 2018 में बीजेपी में आया। जो बात उन्होंने कही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कही है, अगर इस नारे को पूरा करना है तो हम लोगों को भी एक बार लीडरशिप को मौका देना चाहिए, मोदी जी के साथ आना चाहिए और मिलकर इस एक नए हिंदुस्तान की, जिसका तस्वुर, जिसकी कल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें हमें अपना भरपूर ताउन देना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ से अलग रहकर आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ गांव में मसल है, एक कहावत है कि सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब तक कि सोने को आप कसेंगे नहीं कसौटी पर, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली है। जब तक कि आदमी के पास आप रहेंगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो एक ज़रूरत इस वक्त की है हमारी मुल्क की, और ख़ास करके हमारी कम्युनिटी की बहुत सी समस्याएं हैं। और आपको सुन के ये ताज्जुब भी होगा और दुख भी होगा कि मुसलमान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 35% जो है वो मुसलमान इलिटरेट है, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तालीम जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं ज़रूरी है। मैं मुसलमानों की बात यूँ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ा हुआ जो तबका है वो मुसलमानों का है। जबकि हमारे यहाँ मजहब में, हमारे कुरान के अंदर सबसे पहले कहा गया इक़रा बिरब्बिकुम, कलम की बात कही गई और पढ़ने की बात कही गई, और हम लोग पढ़ने से बिल्कुल अलग हो गए। तो हम लोग को इस बात की कोशिश करना होगी और हमें सरकार से पूरा भी ताउन, इसमें मदद लेना होगी कि मुसलमानों का पिछड़ेपन की जो बात है उसमें सरकार और जो है वो पूरा ताउन करे। जब पिछड़ेपन की बात आती है तो हर एक जो है वो अपने को पिछड़ा कहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त उत्तर हिंदुस्तान के अंदर अगर तालीमी एतबार से और माशी एतबार से, जिसे आर्थिक तरीके से कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा तबका है तो वो मुसलमानों का है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज हम नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके मुल्क में 35% अगर मुसलमान अनपढ़ है तो इसका मतलब है कि 35% मुल्क